बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद में अदालत में मेरा तोशाखाना का केस चल रहा है। हमायूं दिलावर साहब प्रिजाइड कर रहे हैं उसमें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा केस ट्रांसफर करें हमायूं दिलावर से, क्योंकि ये हक होता है एक जो हर शख्स का कि अगर हमें एक इतमाद एक जज पे नहीं होता तो हमारा हक होता है कि हम अप्लाई करें कि हमारा केस ट्रांसफर कर दें। कि जब मुझे गैर आईनी और कानूनी तौर पर उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अब मैं बात कर रहा हूँ 12 मई को, ये तकरीबन अब समझ लें कि 3 महीने गुजरने लगे, तब से अप्लाई किया हुआ है और कोशिश करते गए कि हमारा केस इस अदालत से निकाला जाए। असल में ये सारे सवाल टैक्स के बनते हैं। ये जो इस अदालत में सवाल है ये हैं सारे टैक्स के, क्योंकि कहा जी आपने ये डिक्लेयर नहीं किया, आपने ये बेचा, ये डिक्लेयर नहीं किया। तो मैंने वो सारे 35 के 35 सवालों का जवाब दिया और हर एक का जवाब मैं खड़े होकर अदालत में एक एक का जवाब दिया। तो वो जो एक जगह और इन्होंने सरकारी 2 गवाह पेश किए। अब सरकारी गवाह क्या उन्होंने गवाही देनी, तो हमने कहा क्योंकि वो जो जवाब है उसके लिए मेरे अकाउंटेंट की जरूरत है, क्योंकि एक 40 साल से मेरे अकाउंटेंट वही फर्म है। मेरे पास जो पैसे आते हैं, जो मेरे खर्चे होते हैं, वो मैं उनको बता देता हूँ, वो फिर टैक्स फॉर्म्स भर देते हैं, वही इलेक्शन कमीशन की फॉर्म्स भरते हैं, वही वेल्थ टैक्स जो होता है वो भरते हैं। तो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो अब मैं तो नहीं जवाब दे सकता कई चीजों के, तो मैंने गवाह के अंदर अपने अकाउंटेंट को कहा कि वो बैठे और वो जो खास तौर पर एक जगह पे बात फंसी हुई है कि जी पैसे तो आप शो कर रहे हैं, लेकिन पैसे के ऊपर आपने ये नहीं लिखा कि तोशाखाना का पैसा था। अमाउंट पूरा है लेकिन तोशाखाना वो नहीं लिखा। तो ये अकाउंटेंट ने बताना था कि वो फॉर्म उसने जैसे भी भरी, क्योंकि फॉर्म तो वो भरता है। बहरहाल 1 घंटे का टाइम दिया गया और कहा कि 1 घंटे में आप ये नहीं पहुंचेगा तो चलो। अब अकाउंटेंट 1 घंटे में कैसे पहुंच सकता है? ये कोई मिलिट्री ट्रायल तो नहीं हो रहा, उसको विटनेस खत्म कर दिया। अब एक फेयर ट्रायल होता है कि आपको मौका मिले कि मुझे एक्यूज करें, मुझे मौका तो दे कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। नहीं मौका दिया गया और बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ तेजी से किया जा रहा है। छुट्टियों में कभी ट्रायल नहीं होता। ये आजकल अदालतों की छुट्टियां हैं, छुट्टियों के अंदर डे टू डे ट्रायल हो रहा है। जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह ये बस जल्दी से खत्म हो जाए। मौका भी नहीं दे रहा है। एक दिन क्या हो जाएगा कि 1 दिन डिले हो गया, 2 दिन डिले हो गया, कौन सी क़यामत आ गई? विटनेसेस आए, हम तो मुतमईन हो जाएं कि हमने अपना केस पूरी तरह लड़ा है। लेकिन छुट्टियों के अंदर भी जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह फैसला आए। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे कहना पड़ता है कि मैं काफी मायूस हूं कि वो ना फैसला करते हैं, वो खींचते भी जाते हैं, वो पूरा मौका दे रहे हैं कि जब फैसला आ जाए। यानी अगर हमने ट्रांसफर का इतनी देर अप्लाई किया हुआ तो कम से कम फैसला तो करें, तो करते भी नहीं है। बहरहाल वहां भी उनको भी मैंने कहा, बड़ी देर का कहा हुआ है कि हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे कोई इत्मीनान नहीं है। जब मुझे उठाया गया वहां से, आप सोचे कि मुझे गैर कानूनी और आईनी तौर पर उठाया गया उनकी अदालत से, उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया। यानी असल में तो उनको इलीगल करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को तो जाने की नौबत नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद जो उससे पहले ट्रियन केस था, 3 मेंबर बेंच बैठा, दो जजेस ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मेंटेनेबल केस, चीफ जस्टिस साहब फैसला नहीं कर रहे, वो भी लटकाए हुआ वहां। और हमें आजम स्वाति को बहुत एतराज आते हैं। उन्होंने लेटर लिखा कि मुझे एतमाद नहीं है आपके ऊपर। तो ना वो अपने आप को रिक्यूज करते हैं, ना इधर नीचे से रिक्यूज कर रहे हैं। और फिर हमें बड़ा एक सीरियस चीज है ये जो फेसबुक पे, देखिए फेसबुक 90 दिन तक फेसबुक का रिकॉर्ड उनके पास पड़ा होता है। अगर FIA या जज साहब एक सिर्फ आपको ईमेल करनी है फेसबुक को कि ये केस हो रहा है, आप मेहरबानी करके बता दें कि 90 दिन तक इनकी जो भी फेसबुक पे पोस्ट थी वो कौन सी थी। लेकिन वो FIA के पास गए और FIA ने जनाब कहा जी क्योंकि डिलीट हो गई है, वो FIA ने क्लीन चिट दे दी, मैच फिक्स हुआ है। अभी भी अगर आप किसी को इंसाफ की फिक्र है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या FIA को, तो बड़ा सीधा है कि एक ईमेल करें और फेसबुक को कहें कि हमें 90 दिन का दे। उसमें पता चल जाएगा कि क्या दिलावर साहब मुझे इंसाफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि जो फेयर ट्रायल होती है वो मुझे मिलेगी, जो मेरा राइट है। और ये जो 2 बिल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, सीक्रेसी एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस एक्ट, यानी ये जो 2 बिल हैं ये तो एक कौम को गुलाम बना रहे हैं। ये तो स्टालिन की USSR के अंदर इस तरह के तो कानून बनते थे या नाज़ी जर्मनी में बनते थे, लेकिन ये किसी आजाद माशरे में तो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि इंटेलिजेंस एजेंसी फैसला करेंगी, किसी घर में भी घुस जाएंगी और फैसला करेंगी कि ये घर के अंदर कोई दहशतगर्द है। घर में घुसने से पहले आपको सर्च वारंट लेना पड़ता है, उसके बगैर आप घुसेंगे घरों में, किसी के घर में भी घुस जाएंगे और कुछ भी करेंगे और किसी को उनको रोकना नहीं चाहिए। तो ये तो एक मुल्क में बिल्कुल ही गुलामों को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। फिर सीक्रेसी है, एक और एक्ट ले आए हैं कि आप किसी भी अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई आदमी है उसका आप नाम भी नहीं ले सकते। अगर आपने नाम ले लिया तो वो आप कोई स्टेट से गद्दारी कर देंगे, सेडिशन है वो। तो ये तो इस तरफ जा रहा है कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी इस तरह की हालात नहीं थे। ये तो बिल्कुल एक वो माशरा, और मुझे लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं कि इन्होंने तो इलेक्शन का कोई नियत ही नहीं नजर आ रही। तो अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो उसके बाद तो फिर लोगों को कंट्रोल ही करना पड़ेगा, तो इन्हीं हरबों से कंट्रोल करना पड़ेगा। और मुझे जो खौफ आ रहा है, मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पख्तूनख्वा है उसकी हमें फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त उन लोगों को ऊपर मुसल्लत कर दिया है जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और वो जो वहां कर रहे हैं, जिस तरह की करप्शन हो रही है और जिस तरह का वहां वो सूबा आहिस्ता आहिस्ता वहां दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, लाकानूनियत बढ़ती जा रही है, तो वो तो लोगों को पहले नौजवान वहां सारे कबायली इलाके का
जो जो जिस तरह की तबाही मची थी, जो जिस तरह की कत्लो गारत हुई है कबायली इलाके में, ड्रोन अटैक से, मिलिट्री ऑपरेशंस, ऊपर से तालिबान एक तरफ, दूसरी तरफ फौज, तो वो जो लोगों से हुआ, जिस तरह की तबाही मची वहां, तो वो तो उसी से अभी निकल रहे हैं। तो अगर ये उसी तरफ चला गया फिर से, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, क्या उनको अंदाजा है कि नीचे ग्राउंड के ऊपर किस तरह का गुस्सा उठ रहा है? क्या अंदाजा है कि जब वो पुलिस लाइंस के अंदर जब 100 पुलिस वाले शहीद हुए थे, पता है नीचे से क्या आवाजें आ रही थी, और अब जो बजौड़ में हुआ इसके ऊपर सारे पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह का गुस्सा गया? क्या किसी को अंदाजा है कि ये किस तरफ जा सकता है? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है, एक ही तरीका है कि ये जो नीचे ग्राउंड के ऊपर गुस्सा है ये तब निकलता है जब इलेक्शंस करवाते हैं। इलेक्शंस में लोगों का गुस्सा निकल जाता है, और फिर एक जब मुंतखब गवर्नमेंट आती है लोग उम्मीद लगा देते हैं, और होता क्या है कि वो जो सारा टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, इस्तेकाम आ जाता है। तो ये जो दूसरी तरफ अभी कोशिशें हो रही हैं, जो लोग इस मुल्क में जिनका जीना मरना है उनको खौफ आना शुरू हो गया, जो 12 लाख यहां से प्रोफेशनल्स छोड़ के गए हैं और जा रहे हैं, आज हमें समझ आना चाहिए कि उनकी उम्मीद खत्म हो गई है। ये सबसे खतरनाक चीज है कि एक माशरे में लोगों की उम्मीद चली जाए। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं यहां तो कोई रोशनी नजर आ रही, और अगर इन्हीं लोगों ने बैठे रहना या इसी तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस के बगैर एक कंट्रोल्ड गवर्नमेंट चलानी है और लोगों को कंट्रोल करके चलाना है। मैं ये अपने तजर्बे से एक तारीख का एक तालिब इल्म हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सियासत में एक जीरो से एक पार्टी आज सबसे बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान की पार्टी है, जो मेरा तजर्बा है अवाम का, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान को उधर लेके जा रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि वो डंडे के जोर से इस मुल्क को कंट्रोल कर लेंगे, वो समझते नहीं है, अवाम की सोच नहीं समझते, ना वो तारीख जानते हैं, ना वो पॉलिटिक्स समझते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरनाक अंधेरे की तरफ हम लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।